इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है 1946 का समय दिखाते हुए, जहां पर वर्ल्ड वॉर होने से पहले हिटलर पूरी तरीके से ट्राई कर रहा था कि वो ऐसे लोगों की अपनी बहुत ही बड़ी टीम बनाए जिनके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स होती थी। क्योंकि हिटलर को इतना तो अंदाजा हो चुका होता है कि कुछ इंसानों के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और इन्हीं पावर्स का यूज हिटलर अपने फायदे के लिए करना चाहता था। हालांकि हिटलर ने बड़ी मेहनत के बाद उन लोगों की टीम बना भी ली होती है, लेकिन बदकिस्मती से वो वर्ल्ड वॉर 2 भी हार चुका था, जिसकी वजह से पूरी सेनाएं बिखर गईं। लेकिन हिटलर के ये सारी आइडियाज को डिवीजन नाम की एक प्राइवेट कंपनी कैरी ऑन करती है। उन्होंने तो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हीं लोगों को पकड़ना स्टार्ट कर दिया जिनके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स थी, और अब देखते ही देखते उनकी ऑर्गेनाइजेशन काफी बड़ी बन जाती है और काफी प्रॉफिटेबल हो जाती है। साथ ही साथ डिवीजन नाम की उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे सुपर पावर वाले लोगों के बॉडी पर बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए जाते। उन्होंने तो एक ऐसा सीरम बनाया था जिससे कोई भी ताकतवर हो जाए, लेकिन अब तक वो एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ है। जिस भी इंसान के ऊपर उन लोगों ने सीरम का यूज किया तो वो सभी मारे गए। उन सभी इंसानों की जान तो जगह पर ही चली जाती है एक्सपेरिमेंट के दौरान। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की इन्हीं चीजों की वजह से कई सारे लोग जिनके पास सुपर पावर्स मौजूद थी वो इकट्ठा हो जाते हैं। वो सभी मिलकर ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हो गए और अपनी आइडेंटिटी छुपाने लगे, जिससे कि डिवीजन के एजेंट्स उन्हें पकड़ न सके और वो अपनी लाइफ आराम से जी सके। लेकिन डिवीजन इस तरीके से चुप नहीं बैठने वाली, वो लगातार उन सुपर पावर्ड वाले लोगों को ढूंढते ही जाते हैं। यहाँ डिवीजन वालों ने जितने भी सुपर पावर वाले लोगों को पकड़ा है वो उन्हें 9 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इन सारे 9 पार्ट्स में अलग अलग सुपर पावर्स वाले लोग को काउंट किया जाता था, जैसे कि फ्यूचर देखना, किसी भी चीज को बिना छुए हिलाना और हिप्नोटाइज करके अपना काम निकलवाना। ये सारी की सारी एबिलिटीज अलग अलग पर्सन में अलग अलग टाइप से होती थी, इसीलिए उनका 9 अलग अलग लेवल्स में सेपरेशन किया गया है। अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो अपने बेटी निक को लेकर एक सेफ जगह पर आ रहा था। दरअसल उन दोनों के पीछे डिवीजन के कुछ एजेंट्स पड़े होते हैं जो कि उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर जाना चाहते थे। यानी कि इससे ये क्लियर होता है कि इन दोनों के पास भी सुपर नेचुरल पावर्स हैं। निक के फादर अपने बेटे को समझाते हैं कि तुम यहीं पर रहना और बाहर मत आना। तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हारे पास एक लेडी आएगी जो तुम्हें फ्लावर देगी और रास्ता बताएगी। तुम्हें उसकी बात माननी है और उसे फॉलो करना है, यही तुम्हारा लक्ष्य होगा, लेकिन तुम सेफ रहने चाहिए। निक अपने फादर की बात मान लेता है, जिसके बाद उसके फादर निक को वहीं पर छोड़कर कहीं दूर चले जाते हैं। उसी समय वहां पर डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे ऑफिसर्स आ गए थे। उन्होंने तो निक के फादर को पकड़ने के लिए उनके ऊपर ऑलमोस्ट फायरिंग स्टार्ट कर दी और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारकर खत्म कर दिया। उस पूरे फायर के अंदर एक दूसरी लेडी भी मारी जाती है। निक ये सारी चीजें देख रहा था, लेकिन वो छोटा होता है इसीलिए वो कुछ कर नहीं सकता। और अब निक ने उन सारे ऑफिसर्स के साथ मौजूद एक अलग ही टाइप के आदमी को देखा जिसकी स्किन पूरी तरीके से ब्लैक होती है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। निक उस आदमी को अब कभी नहीं भूल सकता क्योंकि वो उसके फादर का कातिल है। अब हमें डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन में दिखाया जाता है जहां एक लेडी को एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर जाया जा रहा था, लेकिन उस लेडी ने अचानक अपने हाथ से प्लास्टिक की एक बॉल नीचे गिरा दी होती है जो लगातार ट्रेवल करते हुए आगे बढ़ रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें कायरा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। सारे वैज्ञानिक को इंस्ट्रक्शंस मिले होते हैं कि इसके ऊपर भी सीरम डालकर टेस्ट किया जाए। वैज्ञानिक तुरंत ही सीरम को कायरा के बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए लगने लगा कि कायरा भी बाकी लोगों की तरह मर चुकी है, लेकिन तभी कायरा ने अपनी आंखें खोल ली और तुरंत ही वैज्ञानिकों को चोट पहुंचाते हुए वहां से एक सीरम उठाकर तुरंत ही दूसरी तरफ भागने लगी। ब्लैक कमांडर ने कह दिया था कि सारे दरवाजों को बंद कर दो। कायरा यहाँ पर फुल स्पीड में भाग रही थी क्योंकि दरवाजा बंद होने वाला था और जैसे लग रहा होता है कि वो लेट हो जाएगी और यहीं फंस जाएगी, पर तभी अचानक वो प्लास्टिक वाला बॉल ट्रेवल करते हुए दरवाजे के बीच में फंस जाता है, जिससे कि दरवाजा प्रॉपरली बंद ही नहीं हो पाया। और इसी मौके का फायदा उठाकर कायरा तुरंत ही वहां से बाहर निकल गई और ऑर्गेनाइजेशन से वो सीरम लेकर कहीं दूर चली जाती है। ब्लैक कमांडर इस बात से बहुत गुस्सा हो रहा था, इसीलिए उसने अपने एजेंट्स को कह दिया कि किसी भी तरीके से इस लड़की को पकड़ लो। सभी लोग कायरा के पीछे निकल पड़ते हैं उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए। अब हमें यहाँ पर निक दिखाया जाता है जो काफी बड़ा हो चुका था। निक अपने पूरी फैमिली में अकेला रहा करता था, इसीलिए उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफी कमजोर थी। उसके पास तो नॉर्मल लाइफस्टाइल जीने के भी पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन निक के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने दिमाग की पावर्स का यूज करके किसी भी चीजों को मूव कर सकता था और उन्हें अपनी जगह से हिला सकता था। लेकिन अफसोस की बात ये भी होती है कि अभी तक इन सारे पावर्स के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं हुआ है।
अब निक के घर पर यहाँ एक दिन डिवीजन के 2 ऑफिसर्स आते हैं। वो दोनों ऑफिसर्स निक के घर की तलाशी लेने लगी और उसके कपड़ों और चीजों को सूंघकर पता लगा रहे होते हैं। दरअसल इन एजेंट्स के पास ये एबिलिटी थी कि ये किसी भी इंसान की चीजों को सूंघकर ये पता लगा सकते थे कि आखिर उनका पास्ट क्या था और वो किससे मिले होते हैं। वो ऑफिसर्स तो निक से पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार तुम्हारे पास कोई लेडी आई थी जिसके पास कुछ एबिलिटीज हो। दरअसल ये ऑफिसर्स उसी लड़की की बात कर रहे होते हैं जो उनकी फैसिलिटी से भाग चुकी थी। निक यहाँ बोल देता है कि मैं उस लड़की के बारे में नहीं जानता और उन ऑफिसर्स को भी वहाँ कुछ मिला नहीं होता, इसीलिए अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन उनकी नजर पूरी तरीके से निक के ऊपर है क्योंकि उन्हें भी निक के बारे में पता चल चुका था। निक काफी ज्यादा डर जाता है और इसीलिए वो अपना सारा सामान पैक करने लगा जिससे कि वो दूसरी जगह चले जाए। लेकिन अचानक से उसके दरवाजे पर एक लड़की आ जाती है। इस लड़की का नाम केसी था और वो निक के पास आकर उसकी सारी चीजें समझने लगी। दरअसल इस लड़की के पास फ्यूचर देखने की एबिलिटीज होती है और उसे सब पता था कि निक की फाइनेंशियल कंडीशन कितनी बेकार है। इसीलिए केसी निक से कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं क्योंकि थोड़े ही समय में हमें $6 मिलियन मिलने वाले हैं। निक यहाँ थोड़ा सा तो खुश हो गया क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वो केसी के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए चला गया। लेकिन यहाँ निक जब डाउट क्लियर करने के लिए केसी से पूछता है कि जिस लड़की की तुम बात कर रही हो कि वो हमसे मिलेगी, क्या ये वही लड़की है जिसे की फैसिलिटी वाले ढूंढ रहे हैं? केसी ने इस बात का जवाब हाँ में दिया था, जिसके तुरंत ही बाद निक उस जगह से उठकर जाने लगा क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहता था। ये चीजें डिवीजन से रिलेटेड है, यानी कि इसमें खतरा जरूर होगा। केसी निक को रोककर बोलती रहती है कि हमें काफी सारे पैसे मिलेंगे। लेकिन तभी अचानक केसी को कुछ विजन आता है। वो देख पा रही थी कि यहाँ पर एक फैमिली मौजूद है जो कि उन दोनों को मारने के लिए आ रही है। देखते ही देखते एक फैमिली उन दोनों को घेर लेती है। फैमिली के अंदर एक फादर था और उनकी एक बेटी और 2 बेटे। दरअसल ये सारे लोग डिवीजन के लिए काम नहीं करते थे, लेकिन उनकी जो बेटी होती है वो भी केसी की तरफ फ्यूचर देख सकती थी और उसने देखा था कि निक और केसी एक लेडी से मिलेंगे जिसके पास बैग होगा। ये बैग और वो सारी मीटिंग ही डिवीजन ऑर्गेनाइजेशन की तबाही का कारण बनेंगे। तो वो फैमिली अब निक से वो बैग मांगने लगी जो कि फिलहाल के लिए अभी तो उसके पास नहीं होता। लेकिन निक अब जल्द से जल्द केसी को लेकर वहाँ से भागने लगा। तभी उस आदमी के दोनों बेटे जोर से चिल्लाने लगते हैं। उनके पास तो अपनी आवाज को 100 गुना तेजी से बढ़ाने की एबिलिटीज थी, जिसकी मदद से वो इतना जोर से चिल्लाते हैं कि आसपास की सारी चीजें फटने लगी थी। इससे निक और केसी काफी घायल हो जाते हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। वो दोनों लगातार निक के ऊपर हमला करते जा रहे थे और निक के बॉडी पर काफी डैमेज हो जाता है। अब जब यहाँ निक की हालत काफी खराब हो जाती है तो उस लड़की ने अपने भाइयों को रुकने के लिए कहा, क्योंकि जिस तरीके से उसने विजन देखा था तो वो बताती है कि अगर हमने इसे मार दिया तो उस अनजान लेडी को नहीं ढूंढ पाएंगे, इसीलिए इस आदमी का जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सभी लोग तो निक को उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले गए थे। थोड़े समय बाद केसी निक के पास आती है ताकि वो उसे देख सके और उसकी मरहम पट्टी कर सके, क्योंकि निक की हालत सच में पहले से काफी खराब हो चुकी थी। केसी जैसे ही निक के पास पहुंचती है तभी अचानक उसके सामने एक अजीब तरीके की लेडी आ गई थी। केसी तो उस लेडी के ऊपर गन पॉइंट करके पूछने लगी कि आखिर तुम कौन हो। तब जाकर वो लेडी केसी को शांत कराते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी मदर ने भेजा है। उन्होंने तो एक समय पर मेरी जान बचाई थी, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे भेजा है। दरअसल केसी की मदर और कोई नहीं बल्कि वो लेडी थी जिसे की फैसिलिटी वालों ने अभी तक पकड़ कर रखा होता है, और उसी लेडी ने डिवीजन फैसिलिटी के अंदर वो प्लास्टिक बॉल फेंक कर कायरा की जान बचाई थी, क्योंकि केसी की मदर में भी काफी अच्छी तरीके से फ्यूचर देखने की एबिलिटीज थी। और अब यहाँ पर वो लेडी सिर्फ और सिर्फ केसी की मदद करने आई है। वो लेडी तो तुरंत ही निक के ऊपर चढ़ गई और अपनी एबिलिटी की मदद से उसके घावों को ठीक करने लगी। निक थोड़ी ही देर के अंदर अंदर पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। अब थोड़ी देर में जब निक को होश आया तो केसी उसे आकर एक फ्लावर देती है। निक को तो फ्लावर देखते ही कुछ याद आने लगा था जो कि उसके फादर ने कई साल पहले कहा होता है। ये वही मोमेंट था जब निक के फादर ने कहा होता है कि तुम्हें एक लड़की फ्लावर देगी और तुम्हें उसके साथ रहकर उसकी मदद करनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। यानी कि निक समझ गया था कि मेरे फादर जिस लड़की की बात कर रहे थे वो केसी ही है। केसी ने यहाँ पर निक को बताया कि उन सारे फैसिलिटी वालों ने मेरी मदर को कैद करके रखा है, क्योंकि मेरी मदर के पास फ्यूचर देखने की काफी अच्छी एबिलिटीज थी और सारे फैसिलिटी वाले उनसे काफी डरते थे। इसीलिए उन्होंने मेरी मदर को काफी हाई डोजेस दे दिए ड्रग्स के, जिससे कि वो कभी होश में ही ना आ पाए। पर मुझे
मुझे किसी भी हालत में अपनी मदर को बचाना ही होगा। लेकिन निक का ये भी सवाल होता है कि अगर तुम्हारी मदर फ्यूचर देख सकती हैं, तो आखिरकार वो पकड़ी कैसे गईं? अब ये सारी बातें तो किसी को भी नहीं पता होती, लेकिन उसे एक बात ध्यान में होती है कि उसकी मदर ने किसी से कहा था कि एक लड़की जिसके पास ब्रीफ केस होगा वही पूरे डिवीजन फैसिलिटी के तबाही का कारण बनेगी। पर शॉकिंग बात ये होती है कि केसी ने अभी अभी कुछ विजन देखा था, जिसमें वो नोटिस करती है कि हम दोनों बुरी तरीके से मरने वाले हैं। साथ ही साथ वो ये भी बताती है कि उस लेडी जिसके पास ब्रीफ केस मौजूद था, उसके अंदर पैसे नहीं है, बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे काम आ सकती है। लेकिन थोड़ी ही देर में कायरा नाम की उस लड़की के ऊपर 2 एजेंट्स हमला करके उसे पकड़ने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ कायरा दिखाई जाती है जिसके पास वो ब्रीफ केस मौजूद था, लेकिन अचानक कायरा के ऊपर 2 एजेंट्स ने हमला कर दिया। वो तो उसे जल्द से जल्द पकड़ के अपने कार में बंद कर लेते हैं और उसे अपने फैसिलिटी में लेकर जाते रहते हैं। यहाँ पर हमें पता चला कि कायरा के पास हिप्नोसिस करने की एबिलिटी है, यानी कि वो अपने आंखों से किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकती थी। हालांकि कायरा उन दोनों एजेंट्स में से एक को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो गई। अब वो दोनों एजेंट सीधा कायरा को पकड़कर एक फैसिलिटी में लेकर जा ही रहे थे, तभी कायरा ने कह दिया कि मुझे वॉशरूम जाना है। कायरा वॉशरूम के अंदर चली गई, लेकिन वो दरवाजा थोड़ा सा ओपन करके उनमें से एक एजेंट्स के साथ आई कांटेक्ट कर रही थी। और अब इस बार पूरी कंसंट्रेशन करने के बाद वो उस एजेंट के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है और उसके दिमाग में ये फिट कर देती है कि उसके दोस्त ने उसके सगे भाई को ही मार दिया, जिस वजह से वो एजेंट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और बंदूक लेकर अपने साथी को ही गोली मार दी। कायरा इस मोमेंट का फायदा उठाती है और तुरंत ही बाहर निकलकर उस एजेंट को भी नॉकआउट करके वहां से भाग जाती है। जब उस एजेंट को सारी चीजें रियलाइजेशन हुई कि कायरा भाग चुकी है और उसने उसके दिमाग को कंट्रोल कर लिया था, जिसके तुरंत ही बाद वो अपनी टीम के हेड मेंबर जिसका नाम ब्लैक कमांडर था उसके पास चला जाता है। उस एजेंट ने कमांडर को सारी बातें बता दी कि किस तरीके से कायरा भाग चुकी है, लेकिन हमने उसे ढूंढने का प्रोसेस तो चालू कर दिया है। यहाँ कमांडर को सारी बातें समझ में आ चुकी थी। उसे ये भी पता चल जाता है कि कायरा के पास हिप्नोसिस पावर्स हैं, जिसकी मदद से उसने एजेंट के दिमाग को कंट्रोल किया और अपना काम निकलवा लिया। दरअसल ये चीजें इसीलिए क्लियरली पता चल गई क्योंकि कमांडर के पास भी सेम उसी तरीके की पावर्स होती हैं, लेकिन कमांडर की एनर्जीज कायरा से काफी ज्यादा थी। वो लोगों को तो इस तरीके से हिप्नोसिस कर सकता था कि वो पूरी तरीके से पागल हो जाएं। लेकिन यहाँ कमांडर ने काफी गुस्सा होकर उस बचे हुए एजेंट का दिमाग कंट्रोल किया और उसे वहीं पर खत्म कर दिया, क्योंकि कमांडर बहुत ही ज्यादा निर्दयी था और वो किसी को भी अपने सामने बड़ा या फिर बेकार नहीं देख सकता था। अब हमें यहाँ पर कायरा दिखाई जाती है जो लगातार भागते जा रही थी। उसके पीछे तो बहुत सारे लोग पड़े हुए होते हैं जो उसकी जान लेना चाहते थे, लेकिन अब अचानक कायरा को भागते हुए निक और केसी दिख जाते हैं। कायरा ने जैसे ही निक को देखा तो वो तुरंत ही उसके पास जाकर गोलियां चलाने लगी और ऐसा नहीं लग रहा था कि वो निक को जान से मारना चाहती है, वो तो सिर्फ निक से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। कायरा ने तो निक से सिर्फ इतना कहा कि तुम मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए, मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। इन सारी चीजों से हमें अंदाजा होता है कि कायरा और निक एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दरअसल रियलिटी ये थी कि निक और कायरा एक समय पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन निक को तो ये अब तक पता ही नहीं था कि किसी जिस लड़की की बात कर रही है वो कायरा ही है। निक और कायरा में तो बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, जैसे कि ऑलमोस्ट कपल्स में होती है। तब जाकर कायरा उसे बता रही थी कि मुझे फैसिलिटी वालों ने पकड़ लिया था, लेकिन मुझे लगा था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगे, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन निक ने कहा कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली गई। तभी केसी उन दोनों को एकदम से शांत कराती है। केसी ने तो अभी अभी कोई विजन देखा था जिसे कि वो निक को आकर दिखा रही थी। उसने विजन को अपने बुक पर ड्रॉ कर दिया था, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि कायरा के हमसे मिलने से पहले सिर्फ हम दोनों आगे चल के मरने वाले थे, लेकिन अब मेरी मदर भी आगे चलकर मर जाएगी। यानी कि कायरा के आने के बाद ही ये चेंजेस होना स्टार्ट हुए हैं, इसीलिए हमें कायरा को मार देना चाहिए। हालांकि निक ऐसा करने की अनुमति नहीं देता। वो दोनों तो कायरा से सिर्फ इतना पूछते हैं कि तुम्हारे पास जो ब्रीफकेस मौजूद था वो कहाँ है। कायरा बताती है कि मुझे नहीं पता, मैंने जब अपनी आंखें खोली तो मैं एक बोट पर मौजूद थी और मेरे सामने एक आदमी था। मेरे पास एक नोट मौजूद होता है जिसमें साफ साफ लिखा था कि निक को ढूंढो, वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा ब्रीफकेस का पता लगाने में, इसीलिए मैं शुरुआत से ही तुम्हें ढूंढते हुए आ रही हूँ। फिलहाल के लिए वो तीनों साथ में आगे बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें अभी भी डर था कि कहीं फैसिलिटी वाले उन्हें ट्रैक करते हुए यहाँ तक ना पहुँच जाएं, इसीलिए उन्हें अब छुपने की जरूरत थी। तो निक केसी और कायरा को लेकर समुद्र के रास्ते से एक आदमी के पास आ गया जिसके पास शैडो करने की एबिलिटी थी, यानी कि वो अपने ताकत की मदद से किसी भी इंसान को हाइड कर सकता था किसी दूसरे इंसान के ट्रैक करने के रास्ते से।
एक घर के आने के बाद वो तीनों एकदम सेफ हो चुके होते हैं। दरअसल ये आदमी जिन्होंने उन्हें छुपाया होता है वो भी पहले फैसिलिटी के लिए काम किया करता था, लेकिन अब वो किसके लिए भी काम नहीं करता जब से उन्हें पता चला है कि डिवीजन फैसिलिटी बहुत ही बेकार है। इसी तरीके से कई सारे लोगों ने जिनके पास एबिलिटी थी उन्होंने डिवीजन फैसिलिटी छोड़ दी। किसी को बहुत ज्यादा भूख लगी थी इसीलिए वो खाने के लिए मार्केट में आ गई। तभी उसके पास वो फैमिली वाली लेडी आ जाती है जो कि केसी को बोलने लगी कि तुम सभी की जान खतरे में है। हालांकि अभी हमें ब्रीफकेस नहीं मिला है, लेकिन जल्दी वो ब्रीफकेस हमारे हाथों में होगा और तुम सभी मारे जाओगे। वो लेडी जो केसी की तरफ फ्यूचर देख सकती थी उसने इतना बता दिया होता है कि निक की जान अभी खतरे में है। उसे तो कुछ ही समय में मेरे फैमिली वाले जिनके पास चिल्लाने की एबिलिटीज थी वो सभी चिल्लाकर निक को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। यहाँ पर उस लेडी और उसकी फैमिली को सिर्फ और सिर्फ ब्रीफकेस चाहिए था। उसकी दुश्मनी केसी से नहीं होती और ना ही निक से, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। केसी तो अब तुरंत ही भागते हुए निक और बाकी लोगों के पास आई और उन्हें सारी बातें बता दी। इसीलिए वो आदमी जो कि शैडोअर होता है जिसने उन सभी को छुपा कर रखा था वो ये कंफर्म करता है कि मैं सभी से तुम्हें नहीं छुपा सकता। जो लोग फ्यूचर देख सकते हैं वो तुम्हें भी देख सकते थे। इसीलिए अब निक कहता है कि मैं किसी के साथ रहूंगा और तुम कायरा को लेकर एक सेफ जगह पर जाओ, जिससे कि वो सभी कंफ्यूज हो जाएंगे हम लोगों को दो जगह पर देखकर। उस चाइनीज लेडी की फैमिली तो पूरी तरीके से घूमने लगी ताकि वो ब्रीफकेस को हासिल करे कायरा को पकड़ के। केसी तो अब निक से डरते हुए कहती है कि शायद वो फैसिलिटी वाले सारे लोग मेरी मदर को जान से मार देंगे और मुझे किसी भी हालत में अपनी मदर को बचाना ही है। निक अब बहुत ही ज्यादा सोचने लगा था केसी के बारे में, क्योंकि उसके फादर ने भी यही कहा होता है कि मुझे केसी की मदद करनी है। इसीलिए अब निक सीधा चला गया उस ऑफिसर के पास जो कि ब्लैक कमांडर होता है, और इसी ब्लैक कमांडर ने निक के फादर को बचपन में जान से मारा था। निक तुरंत ही उस ब्लैक कमांडर के सामने चला गया जो एक आदमी के साथ बैठकर कॉफी पी रहा होता है, लेकिन अब निक ने अपनी पावर्स की मदद से 2 गन उनके माथे पर लगा दिए थे और उनसे कहा था कि जरा भी हिलने की कोशिश की तो मैं ये गन चला दूंगा। यहाँ निक को अंदाजा होता है कि ब्लैक कमांडर के पास किस तरीके की एबिलिटीज हैं जिससे कि वो दूसरों का दिमाग कंट्रोल कर सकता था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके उन दोनों से पूछता रहता है कि आखिरकार तुम सभी लोग किसी की मदर को क्यों पकड़ कर रख रहे हो। तभी अचानक कमांडर ने निक से कहा कि तुम कायरा को सबसे पहले हमारे हवाले कर दो, क्योंकि हमने कायरा को एक ऐसा इंजेक्शन दिया है जिससे कि अगर दूसरा डोज नहीं दिया गया तो वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगी और इन्फेक्शन के कारण वहीं मर जाएगी। ये बातें निक ने भी नोटिस की थी क्योंकि वो कायरा की बॉडी को काफी कमजोर महसूस कर रहा था और वो ऐसा होने नहीं देना चाहता था क्योंकि वो कायरा से प्यार जो करता है। वहीं अब हमें कमांडर के साथ बैठा हुआ दूसरा आदमी दिखाया गया जिसके पास भी निक जैसी ही पावर्स थी, इसीलिए अब वो निक के ऊपर हमला करने लगा और उसे उठा उठाकर पटक रहा होता है। निक भी यहाँ पर अपनी एबिलिटी का यूज कई ज्यादा टाइप में कर ले रहा था। उन दोनों में तो बहुत ज्यादा फाइट होती है और रेस्टोरेंट की तो धज्जियां उड़ गई थी, लेकिन निक किसी भी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। हालांकि उसे कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, सिर्फ उसे इतना पता चला होता है कि कायरा की जान खतरे में है। अब निक सीधा किसी के पास आ गया उसे साथ में लेकर जाने के लिए। निक तो किसी के साथ तुरंत ही कायरा के पास चला गया और उसे प्रोटेक्ट करने के सारे प्लान्स बनाने लगा। तभी अचानक केसी को थोड़ा सा विजन दिखाई देता है फ्यूचर का, जिसकी उसने पेंटिंग बना दी थी और उस पेंटिंग के अंदर एक जूता दिखाई दे रहा होता है जो कि कायरा का था। उस जूते को देखने पर उसके अंदर से एक चाबी निकलती है। केसी तो ये कहने लगी कि शायद ये उसी लॉकर की चाबी है जिसके अंदर वो ब्रीफ केस मौजूद होगा, क्योंकि ब्रीफ केस की सारी यादें कायरा के मन से निकाल दी गई हैं। लेकिन इतने बड़े शहर में आखिरकार उस ब्रीफ केस को ढूंढा कैसे जाए। हालांकि निक इन सारी चीजों में एक लेडी की मदद लेता है जो सूंघ कर किसी के बारे में भी पता लगा सकती थी, लेकिन वो इस बार भी कुछ नहीं कर पाती क्योंकि इस चाबी से रिलेटेड जितनी भी यादें थी वो सब मिटा दी गई होती हैं। निक को थोड़ा तो अंदाजा था कि जिस तरीके से हम इस ब्रीफ केस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसी तरीके से फैसिलिटी वाले और वो चाइनीज फैमिली पूरी जगह पर फैल चुकी थी उसे ढूंढने के लिए। और तो और उनके पास फ्यूचर देखने वाले कई महान लोग थे जिनकी पावर्स हमसे कई ज्यादा हैं। उन्हें अगर इस बारे में पता चल गया कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है तो वो हमसे पहले जाकर ब्रीफ केस ले लेंगे। इसीलिए निक ने बहुत ही अच्छा प्लान सोचा और अपनी पूरी टीम के साथ वो डिस्कस करने लगा। निक कहता है कि वो सारे लोग हमारे मन के अंदर तभी झांक पाएंगे जब हम सोच रहे होंगे। अगर हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में सोचे ही ना तो वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाएंगे और हम आगे चलकर अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। निक ने तो हर सभी के लिए एक एक लेटर लिखा होता है जिसमें कि लिखा था कि उन्हें आगे क्या करना है, लेकिन वो अभी नहीं देख सकते। उन्हें अपने अपने पोजीशन पर जाने के बाद ही वो देखना है, जिससे कि जो वॉचर्स जिनके पास एबिलिटी थी सारी चीजें देखने की वो हमारे प्लान के बारे में कुछ न जान पाए
और तो और निक भी अपने पोजीशन पर पहुंचने के बाद पिछले हुए 1 घंटे की सारी यादें मिटा देगा। सभी को प्लान समझाने के बाद वो अपनी अपनी जगहों पर के लिए निकल जाते हैं। निक भी अब उस जगह पर आ चुका था जहां कायरा पहली बार मिली होती है और उसे एक बूढ़े आदमी ने रेस्क्यू किया था। निक के पूछने पर उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया कि कुछ साल पहले मुझे एक लेडी मिली थी। उसने मुझे कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई लड़की आए तो उसकी जान बचा लेना और उसके पीछे के कुछ समय की यादें मिटा देना। मैंने सेम टू सेम वैसा ही किया। निक समझ जाता है कि ऐसा जरूर किसी की मदर नहीं किया होगा। अब निक उस आदमी से कहने लगा कि तुम प्लीज मेरे 2 घंटों की यादें पूरी तरीके से मिटा दो। वो आदमी वैसा ही करता है और निक की यादें मिटा देता है, जिससे कि अब निक ने जो अपनी टीम के साथ मिलकर प्लान बनाया था उसके बारे में अब कोई ट्रैक ही नहीं कर सकता। यहाँ तक कि निक को भी उस बारे में नहीं पता होता। सभी के पास अपने अपने लेटर्स होते हैं जिससे कि वो बिना किसी को पता लगे अपना काम कर सकते थे। अब हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो निक के ही साथ काम किया करता था। वो तुरंत ही एक जगह पर पहुंचा और वहां से एंट्री लेते हुए वो ब्रीफकेस उठा लिया। ये वही ब्रीफकेस होता है जो सभी लोग ढूंढ रहे थे, लेकिन वो सभी इस तरीके से ब्रीफकेस को ओपन नहीं करते। उनकी टीम ने तो उसी तरीके के कई सारे ब्रीफकेसेस ले लिए थे जिसे कि वो अलग अलग जगह पर जाकर छुपा रहे होते हैं। एक ब्रीफकेस तो निक के घर पर छुपा दिया गया था, दूसरे ब्रीफकेस को उसी बिल्डिंग में छुपा दिया गया था जहां से रियल वाला लिया गया होता है। और जब यहाँ वो चाइनीज लेडी फ्यूचर देख सकती थी, वो लगातार उन्हें ट्रैक करते हुए ब्रीफकेस का पता लगाती रहती है। सबसे पहले वो निक के घर पर पहुंच गए जहां पर उन्हें ब्रीफकेस तो मिल गया था, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, यानी कि वो लोग पूरी तरीके से अब ट्रैप में फंस चुके हैं। वहीं अब डिवीजन फैसिलिटी के भी कई सारे ऑफिसर्स पता लगा लेते हैं कि दूसरा ब्रीफकेस उस बिल्डिंग में मौजूद है। चाइनीज लेडी और उसके परिवार वालों को भी पता चल गया था, इसीलिए वो लोग वहां पर जाने लगे। अब यहाँ उस बिल्डिंग के अंदर वो चाइनीज फैमिली के लोग और डिवीजन फैसिलिटी के कई सारे ऑफिसर्स मौजूद थे जो आमने सामने आ जाते हैं। उनके सामने ब्रीफकेस रखा था, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए तैयार थे। लेकिन पता नहीं क्यों उसी जगह पर निक भी आ जाता है, क्योंकि उसके लेटर में वही लिखा था। और अब देखते ही देखते उन तीनों ग्रुप्स के बीच एक घमासान लड़ाई होने लग जाती है। ब्लैक कमांडर ने जैसे ही निक को देखा तो वो अपने लोगों को कह देता है कि निक को जान से मार दो। यहाँ ताज्जुब की बात ये थी कि निक अब अपनी पूरी पावर्स को यूज कर पा रहा था, जिससे कि वो आधे से ज्यादा लोगों को मार गिराता है और सभी को खत्म करता रहता है। उसने तो चाइनीज फैमिली वाले के लोगों को पूरी तरीके से मार दिया, लेकिन निक को ये बिल्कुल नहीं पता होता कि कमांडर ने कायरा के दिमाग को कंट्रोल कर लिया है। वो तो कायरा को इस तरीके से हिप्नोसिस करके उसके दिमाग में फीड कर देता है कि तुम मेरे ही लिए काम करती हो और निक को तुम जानती ही नहीं। इसीलिए निक सामने आने पर भी कायरा उसे पहचानती नहीं और ब्लैक कमांडर के साथ रहती है। ब्लैक कमांडर निक को मार नहीं जाता, तभी अचानक वो ब्रीफकेस को उठा लेता है और उसके अंदर जो मौजूद सिरिंज थी उसे अपने बॉडी में इंजेक्ट करने की धमकी देने लगता है। लेकिन कमांडर उसे समझा रहा था कि आज तक इस सिरिंज से कोई जिंदा नहीं बचा, लेकिन निक इस बारे में नहीं सोचता और उस सिरिंज को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर ही लेता है। निक तो वहीं पर तड़प तड़प कर मारा गया। इसका एक्सपेक्टेशन उन्हें पहले से ही था, जिसके बाद कमांडर कायरा को लेकर वहां से जाने लगते हैं। थोड़ी देर में केसी निक के पास आकर उसे देखती है और वो दोनों हंसने लगे, क्योंकि निक मरा नहीं होता, वो तो सिर्फ नाटक कर रहा था। और इस ब्रीफकेस के अंदर जो सिरिंज मौजूद थी वो नकली होती है। उनके पास दूसरा ब्रीफकेस था जो कि असली था और उसके अंदर रियल वाली सिरिंज थी, यानी कि अब वो दोनों इसी सिरिंज की मदद से एक फैसिलिटी को ब्लैकमेल कर सकते थे और केसी की मदर को हमेशा के लिए छुड़ा सकते थे। यानी कि केसी की मदर ने ये सारी चीजें पहले ही देख ली होती हैं और उसी हिसाब से उन्होंने कुछ कुछ प्लानिंग करके रखी थी जिससे कि उनकी मदद हो। अब हमें यहाँ कायरा को दिखाया गया जिसे कि कमांडर अपने प्लेन में कहीं दूर लेकर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक कायरा को अपनी जेब में से एक लेटर मिलता है। ये वही लेटर था जिसे कि निक ने उसे दिया था और ये कहा था कि जब तुम्हें रियलिटी समझ में ना आए तो इस लेटर को खोलकर पढ़ लेना। कायरा जब उस लेटर को ओपन करती है तो उसके अंदर निक और उसकी फोटोज मौजूद थी। उस चीज को देखने के बाद कायरा को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगी। वो तो अब पूरी तरीके से कमांडर के चंगुल से आजाद हो जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि वो निक से प्यार करती है। उस फोटो पर लिखा था किल हिम, यानी निक को थोड़ा सा अंदाजा पहले से ही था। इसीलिए अब कायरा तुरंत ही अपनी एबिलिटी का यूज करके कमांडर के दिमाग में घुस गई और उसे कह दिया कि तुम गन लेकर खुद को शूट कर दो, जिसके बाद हमें गन फायरिंग की आवाज आती है और इसका मतलब सिंपल ये था कि कमांडर ने खुद को गोली मार ली और हमारी कहानी भी इस तरीके से खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।